हाँ जी बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एस से 501 को किया था ILS, स्पेशल कंसिडरेशन टू सेलेक्टिव आइटम, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एस से 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हमने बात करी थी कि एक्सटर्नल सोर्स जो है, एविडेंस जो है एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त किया हुआ ज्यादा रिलायबल होता है और उसी को कंफर्म करने के लिए, उसी को गाइड करने के लिए ये ऐसे आया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम बैलेंसेज को, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं, उनको थर्ड पार्टी से कंफर्म करें। कॉन्ट्रैक्ट्स को या दूसरी आइटम, उनको भी हम थर्ड पार्टी से इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली कंफर्म करें। तो इस एस्से को बहुत इंपॉर्टेंट है और चलो चलते हैं इस एस्से पे। हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस्से 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, इसको हम लर्न करेंगे ABC, यानी कि अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, लोन्स के बैलेंसेज के बारे में। ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे का ऑब्जेक्टिव है कि हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है थर्ड पार्टी से। क्या थर्ड पार्टी से ऑब्टेन क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन किया गया ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है। तो इसको पढ़ेंगे हम, रिलायबल ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस through direct written response confirmations from third parties to validate the balance or transaction affecting the financial statement। वही बात हुई कि हम थर्ड पार्टी से हमारे बैलेंस को, जो हमारे लेजर में शो हो रही हैं, उनको कंफर्म करने के लिए या किसी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स हम पार्टी से प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स कैसे हो सकता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, डायरेक्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स क्या होगा, इसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो डायरेक्ट हम तीसरे पार्टी से, यानी कि हमारे पास SBI में हमारा अकाउंट है, SBI का बैलेंस हमारे बुक्स में आ रहा है 10,000 और हम बैंक से इसका बैलेंस सर्टिफिकेट मंगवाएंगे कि वहां बैलेंस कितना है। अगर वहां भी 10,000 बैलेंस है तो ये सही है। तो इससे क्या है कि रिलायबिलिटी एविडेंस की बढ़ती है। ये रिटर्न हो सकता है पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या कोई और अदर फॉर्म्स आती है तो उसमें, यानी कि ईमेल से भी मंगवा सकते हैं, पेपर पे भी मंगवा सकते हैं, लेटर में भी मंगवा सकते हैं, या उनके कोई प्रिंटेड फॉर्म मैसेजिंग का और कोई तरीका है तो उसके हिसाब से मंगा सकते हैं। हम इसको मंगा लेंगे थर्ड पार्टी से और डायरेक्ट मंगाएंगे हमारे एड्रेस पे। बैंक का कंफर्मेशन, बैलेंस का, डेप्टर से बैलेंस कंफर्मेशन और लोन के कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को क्यों रिलायबल मानते हैं? पहले भी बात किया था कि एक्सटर्नल सोर्स से जो हम कंफर्मेशन लेते हैं, जो एविडेंस लेते हैं, वो ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इसको मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, इसलिए ये मोर रिलायबल है इंटरनल रिकॉर्ड से, क्योंकि थर्ड पार्टी इसको कंफर्मेशन कर सकती है। अब बात आती है कि कंफर्मेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन वो होते हैं कि वो हमारे आइटम को, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी आइटम है, कोई भी बैलेंस है, उसको वो कंफर्म करता है, चाहे वो उसमें डिफरेंस हो या नहीं हो। हर मामले में वो हम चाहते हैं कि जिस थर्ड पार्टी से हमने रिप्लाई मांगा है वो उसको रिप्लाई करे। जैसे कि थर्ड पार्टी को हम कहेंगे
कि वो हमारे इसको लेटर को रिप्लाई करे, चाहे वो एग्री हैं चाहे डिसएग्री हैं। जैसे कि हमारे लेजर में बैलेंस आ रहा है 50,000, हम कहते हैं कि आपके खाते में हमारी एंटाइटी के पास 50,000 का बैलेंस है, आप कन्फर्म करें कि आपका 50,000 का बैलेंस है, यहाँ कोई डिफरेंट है, इसमें कोई डिफरेंस है तो आप उसे हमें बताएं। और दूसरा होता है नेगेटिव कंफर्मेशन, उसमें कहते हैं कि अगर आपका कोई डिफरेंस है तो आप हमें बताएं। मतलब यानी कि अगर बैलेंस 50 से जारी है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इससे डिसएग्री हैं तो हमें बताएं। यानी कि पॉजिटिव कंफर्मेशन हर मामले में हम चाहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी रिप्लाई करे, और नेगेटिव कंफर्मेशन में जब फर्क हो, जब डिफरेंस हो, तभी रिप्लाई करने की हम उनसे कहते हैं कि तभी हमें वो रिप्लाई करें। तो ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो हम मानते हैं कि इसमें से पॉजिटिव कंफर्मेशन ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें हर मामले में हम रेस्पॉन्स मांग रहे हैं। नेगेटिव में तो थोड़ी भूल हो सकती है कि वो कहीं नेग्लिजेंट और नहीं भेजें। ये भी हो सकता है ना कि पार्टी कहे हमें क्या पड़ी है भैया, हम क्यों भेजें, रिप्लाई हमें भेजना जरूरी नहीं है, तो वहाँ नेग्लिजेंस हो सकती है, वहाँ उसको वो कंसीडर ही नहीं करें कि जरूरत क्या है भेजने की, तो इसलिए वो नेगेटिव कंफर्मेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव कंफर्मेशन ही मोर रिलायबल है। ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब यूज कर सकता है, हम ये मान सकते हैं कि कब यूज करेगा, जबकि वो कंसीडर करता है कि ये कंडीशंस हैं। कौन सी वाली कंडीशन? कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत लो है, यानी कि गलती होने की संभावना ही नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज हैं, और ऑडिटर ये करता है कि रिसिपिएंट को कोई रीजन नहीं है कि ऑडिटर ये विश्वास करे कि वो हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा, और ऑडिटर और दूसरे सोर्स से सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस वो प्राप्त कर पा रहा है। अगर ऑडिटर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, हजारों की संख्या में कंज्यूमर है, हजारों की संख्या में बिल जा रहे हैं, तो ऐसे मामले में छोटे छोटे अमाउंट के बिल हैं कि बिल भेज दिए तो उन्होंने कर रखे हैं, तो इसमें वो कैसे कंफर्मेशन वो करेंगे? और हम ये विश्वास करते हैं कि सारे जो थर्ड पार्टीज हैं वो हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे ही उनको हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो उनको बैलेंस कंफर्म करेंगे। तो बहुत सारे जहां एक बार फिर देखते हैं इसको कि नेगेटिव कंफर्मेशन उस मामले में ही भेजा जाना उचित है, कब? जबकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो, सेम टाइप के ट्रांजैक्शन हो, नंबर ज्यादा हो, और जो रिस्क है वो मिस स्टेटमेंट की बहुत लो हो, और ऑडिटर ये विश्वास करता हो कि जब हम ये कंफर्मेशन के लिए लेटर भेजेंगे तो हर पार्टी हमारे कंफर्मेशन को रिप्लाई करेगी, या हमने और ऑडिट एविडेंस जो कि क्वांटिटी में सफिशिएंट है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या बातें निकली कि पॉजिटिव कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल देन द नेगेटिव कंफर्मेशन, और नेगेटिव कंफर्मेशन केवल उस मामले में जहां की हमारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है वहीं उसको मंगाएंगे। अब कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले ऑडिटर डिजाइन करेगा कि उसको कौन से आइटम के लिए कंफर्मेशन चाहिए। आइटम सेलेक्ट करेगा कि डेब्टर का चाहिए, क्रेडिटर का चाहिए, बैंक से चाहिए, लोन डॉक्यूमेंट का चाहिए, या और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए चाहिए। ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे निर्भर करेगा कि वो कौन से आइटम को कंफर्म करवाना चाहते हैं। फिर उसके लिए वो डिजाइन करेगा रिक्वेस्ट को, पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है।
और फिर इसको डायरेक्टली सेंड करेगा ऑडिटर अपने कंट्रोल में। तो सेंड कैसे करेगा? ऑडिटर लेटर को डिजाइन करेगा और मैनेजमेंट से कहेगा कि आप पार्टी को डिसाइड डायरेक्ट करें कि वो हमारे लेटर का रिप्लाई दे। बिना मैनेजमेंट के वो भाई हमें रिप्लाई क्यों करेगी थर्ड पार्टी के लिए मैनेजमेंट का हमें लेटर भेजने की आवश्यकता होगी कि वो हमें हमें रिप्लाई करे इस लेटर को डायरेक्टली। तो इसके साथ किसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए पहले तो होता था कि उसके साथ एक हमारे ऑडिटर के एड्रेस का एक एनवलप के साथ प्री पेड पोस्टेज पे भेजा जाता था कि उस पे भेजा जाए। आजकल इसको हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मैनेजमेंट का साथ में लेटर लगाएंगे ऑथराइजेशन कि आप इस एड्रेस पे इसका रिप्लाई करें, इस मामले में आप अपना कंफर्मेशन इस एड्रेस को दें, यानी कि ऑडिटर के डायरेक्ट एड्रेस पे दें और ऑडिटर उस पे कंट्रोल रखेगा। जब वो रिसीव आएगा तो वो ऑडिटर को मिलना चाहिए। वो मैनेजमेंट के किसी आदमी को मिल गए, वो हो सकता है कि उसको वो कंसील कर दे, उसको वो उसमें कुछ चेंज कर दे। तो इसलिए ऑडिटर अपने कंट्रोल में उसको मंगाएगा और फिर उसके बाद में जब रेस्पॉन्स से जाएंगे उनको वो एवेल्यूएट करेगा कि क्या सारे रेस्पॉन्स उसको प्रॉपरली मिल गए हैं या नहीं मिले हैं और उनमें कोई फर्क है या सब मेल खाते हैं। और अगर नहीं हो पाते हैं तो ऑडिटर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर को लगाएगा अगर हमें नॉन रेस्पॉन्सिव रहते हैं। तो अब हमारी बात आई कि कौन कंफर्मेशन को सेंड करेगा कंफर्मेशन के लिए और रिसीव करेगा। तो इसके लिए हमने पहले ही बात की है, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि ऑडिटर डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करेगा और रिप्लाई डायरेक्टली लेगा और कॉन्फिडेंशियली को मेंटेन करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से मना करती है तो ऑडिटर उसके बारे में रीजन ऑब्टेन करेगा। किससे? मैनेजमेंट से। इंक्वायरी करेगा कि वो भेजना क्यों नहीं चाहते, क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं। रिफ्यूज करने के कुछ कारण हो सकते हैं कि हमने किसी पार्टी का पैसा देना है और उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है और पार्टी को हमने बहुत दिनों से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि हमने आपका इतना पैसा देना है और पार्टी डिस्प्यूट कर रही है। पार्टी कहती है कि अगर अब आप उसको कंफर्मेशन लेटर भेज दोगे तो वो हमारे पर उसका क्लेम और मजबूत हो जाएगा कि हमारी बुक्स में इतना पैसा देना है, पर हम उसका पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि माल खराब था, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। उससे गुड्स जो रिसीव हुए थे वो क्वालिटी खराब थी और हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हम उसको पेमेंट नहीं देना चाहते। और वो इसके लिए अगर आप अब उसको लेटर भेज दोगे कि हमने हमारे बुक्स में आपको 1 लाख रुपीज देना है तो उसका क्या है कि क्लेम है वो स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए हम आपको कंफर्मेशन भेजने की परमिशन नहीं देंगे। अगर ऐसे रीजन आते हैं हम इसको रीजन को इवेल्युएट करेंगे कि रीजन वैलिड है या नहीं है। अगर रीजन वैलिड है तो हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को लगाएंगे। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है कि जब उसका पेमेंट आया था, जब उससे गुड्स हमने रिसीव हुए थे, हमारी बुक्स में एंट्री की थी, उसके बाद में हमने उनको क्या पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, और उसके बाद में अगर जो बैलेंस निकल रहा है, जो उसके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है वो सही है, तो ये हमारे लिए रिलायबल एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा। अगर उस आंसर से हम सेटिस्फाई नहीं है तो इसे हम लिमिटेशन ऑफ स्कोप मानेंगे और अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे। ये क्लियर हो चुका होगा। चलो आगे चलते हैं। इसमें अल्टरनेट प्रोसीजर नॉन रेस्पॉन्स की क्या बात होगी, तो इसको तो हमने बात कर चुके हैं कि नो रिप्लाई रिसीव्ड द पॉजिटिव कंफर्मेशन, हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन लिए भेजा था, तो उसके बाद में उस बैलेंस के हम, जैसे ये डेटर का बैलेंस है तो डेटर के बैलेंस में हम उसके कैश रिसिप्ट को जांचेंगे, इनवॉइसेज और उसको माल जो भेजा है उसको जांचेंगे और उसके बाद में
रिकंसिलिएशन करेंगे उसका, और उसके बाद में जो बैलेंस निकलेंगे तो उस पर विश्वास कर लेंगे कि ये रिलायबल है। तो इस प्रकार से ये ऑडिट कंफर्मेशन को भेजा जाता है, और नॉन रेस्पॉन्स को हम कैसे एड्रेस करेंगे इसके बारे में हमने अब बात कर ली है। अब देखते हैं कि रेस्पॉन्सेज मिले, हमें रेस्पॉन्सेज मिले तो पार्टी ने बताया कि उनका बैलेंस तो इतना नहीं है। पार्टी ने बताया कि जो रेस्पॉन्सेज मिले हमें वो ऑथेंटिक है और कंप्लीट है, ये चेक करना है। अगर हमें ये डायरेक्ट मिले हैं तो ये ऑथेंटिक और मान सकते हैं, और सारे के सारों से आ गया ये कंप्लीट होंगे। अब अगर ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, पार्टी के थ्रू मिलते हैं, तो रिलायबिलिटी फिर भी उनमें डाउटफुल हो जाती है, और यहाँ ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है कि वो उसको कंसीडर करे या नहीं करे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उनमें डिस्क्रिपेंसी है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या होंगे? अगर हमारा बैलेंस जो उन्होंने बताया उससे मेल नहीं खा रहा है, जब मेल नहीं खा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि आपने तो ये बताया, आपने लेजर्स में तो ये बैलेंस आ रहा है, और वहां ये वो उस बैलेंस से पार्टी जो है हमारी थर्ड पार्टी वो डिसएग्री कर रही है, तो उस पे मैनेजमेंट का हम रेस्पॉन्स लेंगे। अगर रेस्पॉन्स सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, और नहीं तो हम उसके बारे में अपनी ऑडिट ओपिनियन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको इवैल्यूएट करेंगे, और ऑडिट को रिपोर्ट को हम मॉडिफाई करने पर विचार करेंगे। जब ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है तो वो एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा और कंफर्मिंग पार्टी से फिर दोबारा कंफर्म करेगा। यानी कि हमने कोई लिखा कि हमें मेल एड्रेस दिया, हमारे पास तो मेल एड्रेस है नहीं, थर्ड पार्टी के मेल एड्रेस हमें प्रोवाइड किए मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कर दिए, हमने उनमें कंफर्मेशन के लिए भेजा, पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए भेजा, सारे के सारे कंफर्मेशन तुरंत फुर्त में आ गए, जैसे ही मेल गया वैसे ही कंफर्मेशन आ गया। तो ऐसी पोजीशन भी डाउटफुल हो सकती है कि ये फेक सोर्स से आ रहे हैं, क्योंकि जो हमें मेल एड्रेस दिए थे वो सारे के सारे मेल एड्रेस हमारी एंटिटी के पास ही है। उसका जो परचेज मैनेजर है, मान लो हमने माल खरीदा है, परचेज मैनेजर ने बहुत सारी फेक आईडी बना ली और हमें वही आईडी दे दी। वो आईडी पे हमने जब उनको मेल के लिए भेजा कि कंफर्म करो कि आपको इतना बैलेंस है आपका, और तुरंत ही हमारा रिप्लाई आ गया यस वी आर एग्रीड, तो सारे के सारे में बहुत सारे तुरंत आ गए। तो ऐसी सिचुएशन भी ऑडिटर के लिए डाउटफुल लगेगी, और ऑडिटर को इस मामले में भी अपना स्केप्टिज्म बनाए रखना है और प्रॉपरली उसको करना है कि हमें ये सारे के सारे जो रेस्पॉन्स मिले हैं वो डायरेक्टली मिले हैं और फेक नहीं है, फॉल्स नहीं है, अल्टर्ड नहीं है। ये सस्पेक्शन होते ही ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और कंफर्मिंग पार्टी को दूसरे मोड से वो कम्युनिकेट करेगा। अगर हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते कंफर्मेशन के माध्यम से, तो हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी लगा लिया, फिर भी हम उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते कि ये बैलेंस सही है, तो हम इसको लिमिटेशन ऑफ स्कोप मानकर मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को। तो ये है हमारा SA 505, यानी कि जो हमारे लेजर बैलेंसेज हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमारे लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम कंफर्म कराते हैं डायरेक्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी by means of the written or the other electronics or the other forum। और अगर हमें ये इसमें से sufficient and appropriate confirmations नहीं मिलते हैं तो हम alternate procedure लगाएंगे। alternate procedure लगाने से भी हम अगर जो appropriate audit evidence collect नहीं कर पाते हैं तो हम इसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने पे अपना विचार करेंगे। मॉडिफाई द ओपिनियन, डिस्क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, जो भी टाइप हमें होगा इसको हम पढ़ेंगे टाइप को,
705 में, और अभी हम इस एसए को यहीं विराम देते हैं। ये एसए हुआ हमारा एसए 505, आसान एसए है, इसलिए इतना ही। और अब आगे चलेंगे हम एसए 510 510 अगले वीडियो में।